नमस्कार, राग बिहारी में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जी हां, जिनके नाम से लोग बेहतर परिचित हैं। जी हां, मैं जिन शख्सियत की बात कर रहा हूं वो आरसीपी सिंह हैं। आरसीपी सिंह जेडीयू में कभी नंबर 2 के नेता होते थे। नीतीश कुमार के बाद इनका ही नाम आता था। पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, पूर्व ब्यूरोक्रेट भी हैं, यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। और बिहार में जो ऑनगोइंग क्राइसिस है, मैं क्राइसिस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जेडीयू के भीतर कई लोगों के भीतर नाराजगी है कि इतने लोकप्रिय नेता अचानक बिहार छोड़ करके दिल्ली क्यों जा रहे हैं। कई तरह की बातें हैं जो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आरसीपी सिंह जी का टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं एक सीधा सा सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इलेक्शन में ये जबरदस्त नारा था 2025 से 30 सिर्फ नीतीश। उस नारे का क्या हुआ? ये जो सरकार बनने के बाद अचानक से ये फैसला ले लिया गया, ना तो जेडीयू के कैडर को कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया। ठीक है, मैं मान सकता हूं बीजेपी से कुछ सीटें जेडीयू की कम थीं, पर चेहरा तो नीतीश कुमार ही थे ना। देखिए पंकज बाबू, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही। हम आपको इसके थोड़ा पीछे ले जाना चाहें। 2020 का रिजल्ट, 2020 में जब विधानसभा का रिजल्ट आया, उस समय जेडीयू के 43 जीते थे और बीजेपी के 74 या 75, एग्जैक्ट हमको संख्या नहीं आती, लेकिन 74 या 75 बीजेपी की संख्या ज्यादा थी। नीतीश बाबू उस समय जब रिजल्ट आया तो मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने को तैयार नहीं थे। मैं उनके साथ कई घंटे बैठा रहा, मैंने बहुत समझाया उनको, फिर भी बात नहीं बन रही थी। कम सीट रहने के बावजूद, मैं बताऊं इस बात को, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उसमें भी बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नीतीश बाबू से फोन पर बात की और स्पष्ट रूप से कहा कि नीतीश बाबू, आपके नेतृत्व में 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया, संख्या ठीक है आपकी कम आई है, लेकिन आप ही को 2025 तक मुख्यमंत्री कर। फिर गृह मंत्री जी भी उन्होंने फोन करके नीतीश बाबू कहा कि नहीं, आप ही को शपथ लेना है मुख्यमंत्री का, 2025 तक आप ही को बिहार का काम देखना है। अब समझिए इस बात को कि जब बीजेपी की संख्या 74-75 थी, जेडीयू की संख्या सिर्फ 43 थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने उस समय भी नीतीश बाबू पर दबाव डाल करके इनको शपथ दिलाई। तो आज की तारीख में आपने सही कहा कि 85 और 89 का कोई मतलब नहीं होता। आपने जब पूरे का पूरा चुनाव, आपने सही कहा कि भाई 25 से 30 फिर से नीतीश, और मैं तो फील्ड में देखता था कि भाई मोदी जी की और नीतीश बाबू की दोनों की टीम जो है हिट है, और सही है भाई। जिस प्रकार का 2010 में जेडीयू को सफलता मिली थी, 106 सीट पर सफलता मिली थी, 115 पर जेडीयू जीती थी, 91 पर बीजेपी जीती थी, इस बार भी 202। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं कार्यक्रम देखते रहता हूँ, फॉलो करते रहता हूँ। उनका देखिए कार्यक्रम लगा हुआ है, एज मुख्यमंत्री जिलों का भ्रमण का कार्यक्रम चल रहा है। 12-13 को मुझे याद पड़ रहा है, इनका सासाराम का दौरा लगा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री के साथ में 25 वर्षों से रहा हूं। मैं उनको जानता हूं कि मैं काम करने के तरीका को बढ़िया से जानता हूं, और जब वो कार्यक्रम बनाते हैं तो बहुत चीज सोच समझ के बनाते हैं। अगर उनको कहीं से भी इस प्रकार का आभास रहता कि बीच में हमको दिल्ली जाना है, तो क्यों कार्यक्रम लगाते जिला का भ्रमण का? तो ये जो घटना घटी है ना, उसमें सडननेस है और अब्रप्टनेस है, मैंने अचानक हुआ है। तो ये थोड़ा सा मेरे से व्यक्ति को भी थोड़ा समझ में नहीं आया। देखिए, मैं इस बात को जानता हूं, मैं आपसे पहले भी मिलता रहा हूं, वो बात मैं ऑफ द रिकॉर्ड करूंगा। मैं नालंदा में भी रह चुका हूं, वर्ल्ड बैंक का मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, नूर सराय में रहता था। मैं काफ़ी नालंदा के गांव-गांव से परिचित हूं और मैं जानता हूं आप नीतीश जी को कितने करीब से जानते हैं। वो क्या सोच सकते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, आपसे बेहतर शायद ही कोई नेता जानता होगा, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर, एक नेता के तौर पर आप बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ काम किए। सवाल मेरा फिर वहीं आकर के खड़ा होता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि नीतीश बाबू इन दिनों उन नेताओं से घिरे हुए थे जिनका जेडीयू के आधार वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं था,
और स्थिति परिस्थिति ऐसी बनती रही कि आप जैसे लोग, जो उनका आधार वोट बैंक, जो उनका समाज है और सरकार है, उसके बीच में सेतु का भी काम करते थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और ये सब होता चला गया और परिजन परिवार तक को पता नहीं चला। आपको लगता है कि ये एक, क्योंकि मैं जेडीयू के कई नेताओं से सुबह से मैं बात कर चुका हूं, कई विधायकों से बात कर चुका हूं, सभी लोग नाराज हैं। जब नेता नाराज हैं, विधायक नाराज हैं, तो आखिरकार ये फैसला हो कैसे गया? किसने किया फैसला? क्योंकि लोकतंत्र में अगर कोई नेता बड़ा फैसला लेता है तो कम से कम अपनी कार्यकारिणी की बैठक तो बुलाता है, अपने लोगों के साथ बातचीत तो करता है, लेकिन यहां कुछ ऐसा होता हुआ दिखा तो नहीं और अचानक फैसला हो गया कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। पंकज बाबू बिल्कुल सही बात बोल रहे। नाराजगी कार्यकर्ताओं में सबसे ज्यादा क्यों होती? क्योंकि ये कार्यकर्ता ही किसी दल का होता है, वही बूथ पर लड़ता है, वही जब सक्रिय रहता है तो विधायक जीतते हैं, एमपी जीतते हैं। कोई भी अगर निर्णय पार्टी का होता है, कार्यकर्ता को उसकी जानकारी रहती है, तो उनमें जोश रहता है। आपको मैं बताऊं कि नीतीश बाबू के साथ में जब 98 में जुड़ा, जब ये रेल मंत्री का इनका प्रभार मिला, पहली बार जब रेल भवन गए तो मैं इनके साथ गया। बिहार में भी जब ये मुख्यमंत्री 2005 में बने, मैं इनके साथ गया था सचिवालय में। कार्यकर्ताओं में जोश, क्यों जोश था? उनको लगता था कि भाई मैं संगठन के हम लोग हैं, हमारे नेता ने जो इतना संघर्ष किया, इतना परिश्रम किया, जो हम लोग चाहते थे प्राप्त। आप नीतीश बाबू राज्यसभा जा रहे हैं, इनके कार्यकर्ताओं को पता नहीं, इनके नेताओं को पता नहीं, नीतीश बाबू को पता नहीं। मैं बोल सकता हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, जब उनको पता रहता तो क्यों अपना वो कार्यक्रम लगा, जिलों का दौरा का क्यों उनका 12-13 का सासाराम का उदाहरण दिया लगा रहता। तो ये जो कार्यकर्ताओं में इसी बात की नाराजगी, कोई राज्यसभा किसी नेता का जाता है, तो आपने ठीक कहा, और नेता साधारण नेता नहीं, जो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, सारे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान है। और अगर कार्यकर्ता को ये पता नहीं रहेगा तो कार्यकर्ता का तो बिल्कुल दिल टूट जाएगा, उसका मन बैठ जाएगा। भाई नीतीश बाबू राज्यसभा क्या दिया जा रहा है? उनका ट्वीट एक पेश किया जा रहा है कि भाई उनकी दिली इच्छा थी कि भाई विधानसभा के दोनों सदनों में और संसद के दोनों सदनों में मैं मेंबर बनूं, जो बताया जा रहा है। आप जरा मैं बताऊं, मैं अगर रहता पता, ठीक है साहब, आपको राज्यसभा जाने का मन कर रहा है ना, तो राज्यसभा का चुनाव तो हर एक 2 साल पर होता है। अभी 2026 है, ये सरकार 2025 में गठन हुआ है, 2030 तक में इसका कार्यकाल है। 2030 के अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होगा, और ये जो राज्यसभा का चुनाव होता है वो फरवरी से लेकर मई के महीने तक होता है। तो भाई 2030 में चले जाइए, जिससे बिहार की जनता ने जो आपको मैंडेट दिया बिहार में यहाँ पर काम करने का, वो भी पूरा हो जाता है। और अगर आपकी दिली ख्वाहिश राज्यसभा भी जाने की, वो भी पूरा हो जाता। भाई आपने सही, आपने कहा ना शुरू में ही कि बिहार की जनता ने नीतीश बाबू के नाम पर मैंडेट दिया है ना, चाहे वो वोट मिला हो जेडीयू कार्यकर्ता एमएलए को, चाहे वोट मिला हो बीजेपी को, चाहे मिला हो लोजपा के साथियों को, या मिला हो इनके उपेंद्र कुशवाहा जी को। तो भाई क्या मैसेज था कि भाई जो टीम है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और नीतीश बाबू, इसी टीम को ने वोट दिया। तो भाई वोट आपने लिया है इस काम के लिए कि भाई मुख्यमंत्री बनेंगे। और बिहार में जो काम चल रहा है, बिहार में अभी आप देखिए, सरकार बनने के बाद अगर मैं घूमता हूँ, मैं अपनी आंखें खोले रखता हूँ, जगह जगह सब जगह क्या लगा हुआ है, होर्डिंग बड़ा बड़ा, भाई एक हब बनाया जाएगा, भाई यहाँ पर जो है औद्योगिक हब बनाया जाएगा। बिहार में कमी किस बात? बिहार में कमी इसी बात की है ना कि आज की तारीख में मैं बार बार इसकी चर्चा करता हूँ कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, क्वांटम कंप्यूटिंग का जमाना आ गया, लेकिन अभी भी हम लोग अगर अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे, और अभी भी अपने यहाँ सिर्फ क्या है, उद्योग विभाग लिखा हुआ। आज बहुत सारे प्रदेशों में देखिए एआई डिपार्टमेंट बनने जा रहा है। तो भाई इस तरह की जब बात हो रही है और बिहार की जनता बड़ी उससे अपने नेताओं को वोट कर रही है, और ऐसे में अगर अचानक से चेंज ऑफ गार्ड होता है तो मेरे ऐसे व्यक्ति को दुख तो होता है। नहीं, बिल्कुल, और आपका दुखी होना स्वाभाविक भी है। और यकीन मानिए मैं भी बिहार से हूं, मैं भी बहुत दुखी हूं, और इसकी बड़ी वजह यह है कि मुझे अभी भी कोई दूसरा नेता दिखाई नहीं पड़ता जो नीतीश कुमार की तरह एक्सेप्टेबल हो।
नीतीश कुमार को कुछ लोग पसंद नहीं कर सकते, मैं मान सकता हूं, लेकिन नफरत नीतीश कुमार से किसी को नहीं था, न किसी जाति को, न किसी धर्म को। और इसीलिए बिहार जैसे जहां पर लोग राजनीति को बखूबी समझते हैं और राजनीति को लेकर के काफी जागरूक रहते हैं, इतने सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मेरा अगला सवाल है, मुझे याद आता है 2017 में आप लोग फिर से बीजेपी के साथ गए और 2019 में लोकसभा का टिकट का बंटवारा हुआ तो नीतीश कुमार कहीं झुकते हुए नजर नहीं आए, बराबर बराबर सीटों का बंटवारा हुआ और आप उस समय अध्यक्ष आप ही थे। मैं ये बड़ी बारीकियों वाली बात कर रहा हूं और बड़ी पुरानी बात कर रहा हूं। जब कभी भी बीजेपी से कन्फ्रंट हुआ किसी मुद्दे पर तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने बीजेपी को 19 ही रखा, 21 होने नहीं दिया। ये पहली दफा ऐसा कैसे हो गया कि नीतीश कुमार चले थे, छब्बे दिखाई पड़ रहे थे, दूबे बन गए और बीजेपी छब्बे बन गई? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि आप साथ नहीं थे। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं आरसीपी सिंह साहब जी? आपको मेरी बात सर सुनाई दे रही है? देखिए, हाँ हाँ सुनाई पड़ रही। देखिए, आप इस बात की चर्चा करें, नीतीश बाबू सबका सम्मान करते रहे, जो भी सहयोगी दल रहा है सम्मान करते रहे, आपने सही चर्चा किया भाई। लेकिन उनके मन में हमेशा एक बात रहती थी, मैं 2020 का बोल रहा हूं, जला है आपको उसमें 40 सीट है तो बराबर बराबर तो नहीं हो सकता है, एक सीट किसी न किसी का तो ज्यादा होगा ही। देखिए, उस एक सीट का बहुत मतलब नहीं हो, लेकिन एक भावनात्मक होता है कि 122 सीट पर जेडीयू के नेतृत्व में, जिसमें साथ में मांझी जी, आपने सही कहा, 122 नीतीश बाबू का जो गठबंधन था और 121 जो बीजेपी का। तो हमेशा इस बात को पहली बार मैं बता रहा हूं, मैंने यहां देखा कि 101 पहली बार हुआ है। अगर आप पहले भी देखिएगा तो कुछ ना कुछ एक सीट का फर्क रखा जाता था, एक सिंबॉलिक। और देखिए, इसलिए क्यों रखा जाता था, क्योंकि देखिए नीतीश बाबू का जो एक व्यक्तित्व रहा है, सब जानते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री हो, सब उनका सम्मान करते हैं। तो भाई, जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का फायदा आपको चुनाव में लेना है, जनता में उसको जाना है, तो उनकी भावना को तो कदर रखना पड़ेगा। ये तो है ही। तो भाई, आज जैसे मैंने बताया ना कि आपको 2020 में भी 43 सीट रहने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बनाया, इस बार भी 85 के बावजूद भी बना, इसलिए बनाया क्योंकि उनके नेतृत्व में अपने चुनाव लड़ा। लेकिन ये भाई, जनता को क्या लग रहा है कि नीतीश बाबू फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं तो भाई अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, और इसीलिए उनके कार्यकर्ता को भी कहीं से एहसास नहीं था, और स्वाभाविक है इसलिए उनके कार्यकर्ता में रोष है। तो बीजेपी के साथ जो इनके रिश्ते रहे हैं, वो कभी भी किसी प्रकार से एक लेवल के बाद सही रहे हैं। और मैं तो चूंकि जब मैं संगठन में मैं था, मेरा ही दायित्व होता था, मैं ही से कोऑर्डिनेट करता था। कहीं किसी बात की, अगर किसी सीट को लेकर कोई समस्या होती थी तो मैं ही करता था, कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती थी। तो मैं इस बात को बोलता हूं कि आज की तारीख में जिन लोगों के ऊपर जनता दलियों की तरफ से इनके सहयोगी दलों से कोऑर्डिनेट करने का दायित्व था, विफलता उनकी है ना। नहीं, आप विफलता कह रहे हैं या उनके हाथों में खेलने लगे? क्योंकि अभी से पहले तक यही बात तो सर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2019 में भी आपने बीजेपी का जो सीट था वो घटा दिया था लोकसभा में। ये एक बड़ी बात थी। बीजेपी के लोग रोते थे कि भाई हमारे इतने एमपीज थे, 5 सीट क्यों घट गया? बीजेपी हमेशा नीतीश कुमार के आगे सरेंडर क्यों कर जाती? ये तो मैं पिछले 20 साल में पहली बार देख रहा हूं। अटल आडवाणी जी के समय में नहीं हुआ, मोदी जी के समय में लंबे समय तक नहीं हुआ, पहली बार नीतीश कुमार बिना कुछ पाए हुए दिल्ली की ओर रुखसत कर जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? उनके तमाम वफादार उनसे दूर चले गए, इसलिए हो गया। इनके लिए मीडिएट करने वाले लोग दूसरे के पक्ष में खेलने लगे, क्योंकि ये सारे आरोप मेरे नहीं है,
जेडीयू के कार्यकर्ताओं के। कल मैं जेडीयू के ऑफिस का विजुअल देख रहा था, लोग अपने नेताओं को ही मुर्दाबाद मुर्दाबाद कह रहे थे। तो आखिरकार ये जेडीयू चला कौन रहा है? क्या बीजेपी परोक्ष रूप से चला रही है? नहीं, देखिए, जेडीयू को बीजेपी नहीं चला रही, ये मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मैं तो जेडीयू को जानता हूं। लेकिन हाँ, जिसकी चर्चा आपने की, भाई दायित्व किसका है? दायित्व उसका है ना कि जिसको जिसको नीतीश बाबू ने जिम्मेवारी दे रखी है कि आप इन चीजों को देखिए, जो दूसरे दलों से कोऑर्डिनेशन करना है, सीट के बारे में बात करनी है, मंत्रिमंडल के बारे में बात करनी है, ये तो कोऑर्डिनेशन करना होता है ना। मुख्यमंत्री जी कभी भी, मैं बता दूं, इतने वर्षों तक मैं साथ में उनके रहा हूं, कभी भी खुद किसी भी डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेते हैं। हमेशा जिसको भी जिम्मेवारी देते हो तो पूरी तरह से विश्वास करते हैं। मैं तो यही बोल रहा हूं ना कि भाई, तो मैंने विफलता क्यों बोला? मैंने इसी चीज को कह रहा हूं कि भाई, जिसको जिम्मेवारी दी गई उसकी जिम्मेवारी थी ना कि भाई जो पार्टी में सम्मान का ख्याल रखा जाना चाहिए। अब बताइए, हमने कहा ना कि भाई इसमें जिस तरह से सडन रूप से किया गया है, तो कार्यकर्ताओं के मन में तो एक भाई अभी हम इनको वोट देते, हाँ, अगर आप दिल्ली, आपको देखिए भाई, इस बात फेट अकम्पली है। नीतीश बाबू ने तो मेरा तो क्या है? जी सर, बोलिए। जी जी। मेरा तो देखिए, मेरा तो बीजेपी के जितने भी नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर जमन तक, सबसे एक ही अनुरोध रहेगा कि नीतीश बाबू ने जो बिहार में और देश में काम किया, उसके मद्देनजर जब दिल्ली जा रहे हैं, उनके मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर उनके मान सम्मान में कोई कमी होगी तो बिहार की जनता को कहीं से ही बर्दाश्त नहीं। ये जिम्मेवारी उनकी भी अब होती है कि जब वो केंद्र में जा रहे हैं तो उनका सदुपयोग कर करके देश के विकास में, प्रदेश के विकास में उनकी भूमिका को बिल्कुल इस प्रकार से दें कि लोगों को, उनके जितने समर्थक हैं, उनको लोगों को लगे कि नहीं, हमारे नेता के मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। सर, मेरा अगला सवाल ये होगा कि अगर आप जेडीयू में होते तो ये स्थिति होती जो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। और ऐसा सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जेडीयू में कोई आप ऐरा गैरा नेता की तरह तो होते नहीं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। मैं होता तो ये नहीं होता। हाँ। तो जेडीयू में बार बार आपकी मांग हो रही है, कल भी पार्टी ऑफिस में। मैं इस बात को बोलता हूं जरा पंकज जी। जी, मैं इस बात को जरा क्लियर कर, मैं अगर होता, मेरा क्या दायित्व होता कि जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, उनकी अपनी पार्टी की भावना से, पार्टी के कार्यकर्ता की भावना से अब करा भाई, हम सब लोग को साथ मिलकर के ना प्रदेश का और देश का विकास करना है। अगर जनता दल के कार्यकर्ता का मन टूट जाएगा, उनका मनोबल गिर जाएगा, तो फिर इससे तो कोई फायदा इंडिया को होगा नहीं। आपको काम ऐसा करना है जिससे कि कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा रहे, मनोबल बना रहे, तब ना। राजनीति एक दिन की नहीं है ना, राजनीति तो लंबी राजनीति होती है। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं से न। कार्यकर्ता को चाहिए क्या? उनको मान सम्मान क्या देते हैं? वो कोई पैसा देते हैं? भाई उनकी जो भावना है उसका कदर किया जाता है, और उनकी भावना को और कदर नहीं करिएगा तो ये तो अच्छा नहीं होता किसी भी तरह। नहीं, पर जेडीयू को एक गार्जियन की जरूरत तो है सर। नीतीश जी के सुपुत्र के भी रिश्ते आपके साथ चाचा भतीजे वाला है, पारिवारिक संबंध भी है, गार्जियन वाला भी रिश्ता है, सिर्फ राजनीतिक रिश्ता ही नहीं है। मैं जानता हूं इस बात को, मैं जानता हूं इस बात को। आज निशांत के आने की बात है पार्टी में, तो निशांत पार्टी में आए तो उनको भाई एक राजनीतिक चाचा की जरूरत तो है, जिनके साथ निशांत के बड़े अच्छे रिश्ते रहे हों, पारिवारिक रिश्ते रहे हों, एक ट्रस्ट लेवल बहुत हाई रहा हो। फिर आपका विरोध कौन कर रहा है पार्टी में? आज पार्टी क्राइसिस में है, आपकी मांग हो रही है। क्योंकि मैं एक विजुअल देख रहा था, मैं तो अभी नोएडा में हूं, कल जेडीयू में जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा था, आपको बुलाने की मांग रखी जा रही थी कि आरसीपी सिंह होते तो ऐसा नहीं होता, मनीष वर्मा को नेपथ्य में भेज दिया गया है, तरह तरह की बात हो रही थी।
तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि अगर निशांत आ रहे हैं तो क्या आप भी आ रहे हैं पार्टी में सर? पार्टी में तो आपकी जरूरत है। देखिए, एक बात मैं बता दूं, मैंने अपने जो मंशा है, जो आपने चर्चा किया, मैं 4 महीना पहले ही इन पार्टी जितने नेता मैंने सबको कहा रखा है कि भाई हम लोग नीतीश बाबू के साथ काम किए हुए हैं और हमारी कोई, समझिए कि इस तरह की बात नहीं है कि हमको कोई दिक्कत है उनके साथ से काम करने की। मैं सबको कह रखा हूँ, जितने बड़े बड़े नेता सबसे पूछ लीजिएगा, मैंने सबको कहा है। तो भाई हमारा क्या दायित्व है? हमारा दायित्व है कि भाई मैं जब इनके साथ वर्षों से रहा और अगर हमारी उपयोगिता हो सकती है, हमको कहीं देने में, अपनी सेवा देने में क्या हमको दिक्कत है? कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन निर्णय तो इन लोगों को लेना है ना, हमें तो निर्णय नहीं लेना है। हमने तो अपनी जो बात ही कह रखी, और जो आपने कहा ना कि आप होते तो मैं होता, तो मेरा दायित्व क्या होता? मेरा ही दायित्व होता। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से कहता, भाई ऐसा बिल्कुल मत करिए कि अगर आपको लगता है कि ये नीतीश बाबू के लिए अच्छा है, लेकिन जब तक कार्यकर्ता को नहीं लगे कि उनके लिए अच्छा है, मैंने बताया ना क्यों गठबंधन के लिए ठीक नहीं होता है। कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे ऊंचा रहेगा? तभी ना ऊंचा रहेगा जब उनको लगेगा कि नहीं मेरा कोई ख्याल कर रहा है, उनको लगेगा कि मेरे नेता का भी वो लोग ख्याल नहीं कर रहा है। अच्छा नहीं होता किसी भी दल का। किसी भी दल का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब उस दल के कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा। सर ये निशांत किस भूमिका में आ रहे हैं पार्टी में? ये तो इसकी मुझे क्या पता नहीं, चर्चा है? देखिए ये क्या चर्चा, ये निशांत चर्चा किस देखिए, भूमिका में आ रहे हैं और आपको पार्टी भाई में आने से रोक कौन रहा है? ये भी तो मैं चर्चा है। जानता नहीं, मैंने तो सबको मैंने कहा रखा, तो मैं कैसे कहूँ मुझे नहीं, कौन पर रोक रहा है? सबको आपने कह रखा है, पर आप आएंगे तो आप नंबर 2 होंगे, नीतीश बाबू के बाद ही होंगे, तो जो लोग वहां पर हैं उन्हीं को दिक्कत हो रही होगी ना सर? देखिए एक बात मैं बता दूं, मेरा जो अपना आज तक 44 साल का मेरा अनुभव है पंकज जी। मैं 28 साल तक तो रहा सिविल सर्वेंट, और उसमें भी आप जानते हैं कि जितने भी उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता, चाहे वो वीर बहादुर सिंह थे, नरेंद्र तिवारी थे, आदरणीय मुलायम सिंह थे, कल्याण सिंह थे, सबके साथ मैं तो बहुत लंबा सबके साथ काम किया हूँ। तो देखिए हमको कभी किसी भी नेता से, ये भी आज मैं बता रहा हूँ कि जनता दल के जितने भी नेता हैं, मेरा कभी किसी से किसी प्रकार का अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कभी ऐसा काम ही नहीं करता हूं जिससे किसी को परेशानी हो। हाँ इतना जरूर है कि मैं जहां रहता हूं, मेरा एक दायित्व बनता है भाई उसका, वो संगठन हमारा मजबूत हो, ताकतवर हो। मेरा अपना व्यक्तिगत क्या, हम तो, आप बताएं ना, हम तो आईएएस अफसर भी रह लिए, हम केंद्रीय मंत्री भी रह लिए, तो हम तो सारा चीज रह चुके हैं। तो हाँ हमारा ये जरूर रहता है कि भाई हम जहां रहें तो हमारा जो अनुभव है उसका लाभ उस संगठन को मिले, तभी मेरी उपयोगिता हो सकती है कहीं। सर मैं आज आपको एक घटना सुनाता हूं, क्योंकि मैं 2012 में नालंदा में 6 महीने रहा था, गांव में रहा था। अब मैं आपको बताऊं, आज मैं वहां के लोकल लोगों को फोन किया तो मैंने पूछा ये क्या हुआ है, आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? तो उनमें से कई लोगों ने कहा कि जब आप जेडीयू और बीजेपी के बीच में सेतु का काम करते थे तो जेडीयू 20 रहती थी, बीजेपी को छोटा भाई रहना पड़ता था बिहार में। आज स्थिति यह है कि जो लोग कर रहे हैं उन्होंने जेडीयू को 19 भी नहीं कहीं और पहुंचा दिया। तो हमने पूछा ये आपकी सोच है या और लोगों की सोच है? इस वजह से मैं राजगीर, सोडी, वो जो जगह जहां पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है उस जगह का नाम मैं भूल रहा हूं। जी हाँ, तो मैं वहां भी कई लोगों के नंबर्स हमारे पास हैं, हम 2012 से साल में एक बार दो बार जरूर उनसे बात करते हैं। उन सब लोगों की आज आपकी बहुत याद आ रही है कि आप क्यों नहीं है पार्टी में। तो पार्टी का ग्रास रूट वर्कर आपको चाह रहा है, फिर आप क्यों नहीं है? क्या नीतीश कुमार फैसले लेने की स्थिति में नहीं है? यह भी सवाल उठता है। अगर वो फैसला ले लें तो उनके फैसले को कौन चुनौती दे सकता है? नीतीश जी नहीं चाहते हैं या नीतीश जी फैसला नहीं ले सकते और जो नंबर 2 वाली स्थिति में लोग हैं वो आपको आने देना नहीं चाहते? ये एक मिस्ट्री बना हुआ, जबकि ग्रास रूट के लोग हैं वो चाहते हैं कि आप जल्दी से आए। पार्टी में क्राइसिस है, आरसीपी सिंह अंदर आ क्यों नहीं रहे हैं? अभी उनकी जरूरत है। पंकज जी मेरे लिए भी मिस्ट्री है, मेरे लिए भी मिस्ट्री है। इस पर तो जब तक मेरी किसी से भेंट नहीं होती है तब तक मैं कैसे कर सकता हूं क्या बात। चलिए सर, तो मैं, आपने बड़ी लंबी हमसे बातचीत की,
इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और मैं आपको फ़ोन भी करूँगा, मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना भी है और जानना भी है। तो TV9 के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया सर। तो ये थे बहुत बहुत RCP। धन्यवाद पंकज जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने सोडी का नाम लिया। आपने देखा ना कि आलू के उत्पादन में भाई हम लोग किससे मैच कर रहे हैं, और आज तो ऑर्गेनिक से आगे हम लोग नेचुरल फार्मिंग पर चले गए। अभी चर्चा करेंगे हम लोग उस पर। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह जो हमारे साथ आए और बिहार का जो क्राइसिस है, ख़ास तौर पर जो JDU में जिस तरीके की नाराज़गी है, उसको लेकर के मैंने इनसे सवाल पूछा और बड़े ही मुखरता के साथ इन्होंने हमारे साथ बात की। बहरहाल आगे जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। राग बिहारी में बस इतना ही। लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।